आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अंशु ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की तरफ से हमारे YouTube चैनल JKSSB अड्डा 614 में आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने टर्म इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस की थी, जो कि हमने सिर्फ 15 टर्म्स डिस्कस की थी। तो आगे की नेक्स्ट टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 16 टर्म है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंस। यानी कि कैपिटल एक्सपेंस होता क्या है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सपेंस एक खर्चा है, एक तरह का कैसा खर्चा जो कि हम कैपिटल पे करते हैं। इट इज मनी ए फर्म स्पेंड्स टू बाय मेंटेन और इम्प्रूव इट्स फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फर्म जो पैसा खर्च करती है उसके फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो कैसे कि जैसे कि अगर कोई फर्म है वो मशीनरी खरीदना चाहता है, अगर वो मशीनरी खरीदना चाहता है तो वो बाय हो गया। मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो भी ग्रीस होगी या जो भी टूल्स वगैरह हो गए वो चाहिए होंगे, या उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर वो ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की हो जाती है, तो उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी लानी है वो भी उसमें आ जाती है। तो नेक्स्ट 70th टर्म है हमारे पास कैश फ्लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैश फ्लो है कि डिफरेंस इन मनी फ्लोइंग इन एंड आउट। यानी कि एक फर्म में, एक कंपनी में या एक बिजनेस में या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो उसके अकाउंटेंट हो, तो उसमें कैलकुलेट करना कि उस फर्म में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है, कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ। अगर कैश बाहर ज्यादा गया है तो नेगेटिव होगा, ज्यादा अंदर आया होगा तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेगेटिव कैश फ्लो कब होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो कब होगा। टर्म है हमारे पास कैश बेसिस अकाउंटिंग। दोस्तों, ये भी एक तरह का अकाउंटिंग बेसिस है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे पास कैश या तो रिसीव हुआ होगा रेवेन्यूज के थ्रू या हमने उसको एक्सपेंसेस के थ्रू खर्च करने की कोशिश की होगी। यानी ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग transactions when cash is received through revenue and disbursed for expenses, no credit transactions to be recorded। यानी कि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। तो 19th टर्म है हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये एक तरह का इंडेक्स है, एन ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आल्सो सेड एज इंडेक्स ऑफ और फाइनेंशियल अकाउंट इन जनरल लेजर। यानी कि एक तरह के अकाउंट्स की लिस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कि उसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कितने टाइप के अकाउंट बनाने हैं, कितने लोगों के अकाउंट्स बनाने हैं, कितने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने हैं। तो एक तरह के क्या है कि इंडेक्स है, एक लिस्ट है पूरी इंडेक्स। जैसे हम बचपन में हम करते थे बुक्स नोटबुक पे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे जो इंडेक्स होता है उसमें हम लिखते थे कि भाई इतने पेज से इतने पेज तक हमने ये चैप्टर का होमवर्क किया है। तो ये भी उसी टाइप का इंडेक्स है कि एक लिस्ट हो गया कि इतने नंबर पे, इतने पेज नंबर पे इस बंदे का अकाउंट है, इस नंबर पे इस बंदे का अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है क्लोजिंग ऑफ बुक्स। क्लोजिंग ऑफ बुक्स क्या है कि इट अकर्स एट द एंड ऑफ द एनुअल पीरियड और अलाउ टू स्टार्ट विद ए क्लीन बुक एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये जनरल क्लोजिंग ऑफ बुक्स कब होती है, जनरली एट द एंड ऑफ एनुअल पीरियड। किसी भी एक एनुअल पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। तो ये अलाउ करती है कि हम नेक्स्ट ईयर में नई बुक से अपने अकाउंट स्टार्ट करें। और इसमें पॉइंट है कि इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक तरह का स्टेप भी है जो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हम फिर से डिस्कस करें, यानी कि इसको बनाएं हम और अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि कोई भी हमें परेशानी ना आए। तो ये भी अलाउ करता है कि इसके जब क्लोजिंग ऑफ बुक्स हो जाती है तो उसके बाद हम न्यू बुक से नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं। 21st टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। यानी कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह की डिटर्मिनेंट होती है, एक तरह एक सिस्टम होता है डिटरमिन करने का फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट वो होगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कि लगेगी। जैसे कि हम कंपनी में काम करें ना करें, उसको बिजली का बिल आएगा, उसको जो किराया रेंट पड़ना है वो तो पड़ेगा। जो भी उसका बेसिक खर्चा होगा
जो उसका फिक्स्ड होगा कि ये उसको पे करना ही करना है, वो उसको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी कितनी भी प्रोडक्शन हो। एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि फिक्स्ड नहीं हो, जो कि घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे कि कई बार हम रॉ मटेरियल कम लाएं तो कम कॉस्ट पड़ेगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा लाएं तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, लेबर हम कम रखेंगे तो कम कॉस्ट पड़ेगी, लेबर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह से ये वेरिएबल होते रहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर है फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड कंपेयरिंग देम विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि एक तरह का एक सिस्टम है, किसी भी प्रोसेस का सेट प्रोसेस है, एक तरह का एक सिस्टम है, यानी किसका किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी उसकी कॉस्ट लगती है उसको रिकॉर्ड करने का और रिपोर्ट करने का, और उसको एक तरह का कंपेयर करने का कि भाई हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि भाई इसके लिए इतनी कॉस्ट आएगी पर लगी इतनी, तो उसमें कितने उसमें डिफरेंस आया। ये एक तरह का हमारे लिए एक सिस्टम होता है और फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ये इंटरनली यूज होता है, एक्सटर्नल जो भी इंटरेस्ट लोग रखने वाले लोग होते हैं, जैसे बाहर के लोग होते हैं आउटसाइडर्स, उनके लिए इसका कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के अंदर का मामला होता है। नेक्स्ट हमारे पास 22nd टर्म है क्रेडिट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का। एक क्रेडिट होता है, दूसरा डेबिट होता है, डेबिट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रेडिट पार्ट है इट इज वे ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट पेइंग फॉर देम एट प्रेजेंट बट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि क्रेडिट एक क्या है, एक सिस्टम है चीजों को खरीदने का है कि हम गुड्स अभी खरीद रहे हैं पर उसके लिए पे हम बाद में कर रहे हैं। यानी कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तब पे नहीं कर रहे, बाद में पे कर रहे हैं। ये अकाउंट्स के राइट कॉलम में लिखा जाता है, लेफ्ट कॉलम में डेबिट वाली एंट्रीज होती हैं, राइट कॉलम में क्रेडिट वाली एंट्रीज होती हैं। ये या तो एसेट्स को डिक्रीज करता है या तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। कैसे? लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो एसेट्स तो अपने आप डिक्रीज होंगे होंगे, ठीक है ना। वो कैसे? क्योंकि जब हमने क्रेडिट पे किसी चीज ली तो एक हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई कि हमने किसी को पे करना है, तो जब हम किसी को पे करना होगा तो हमारे पास कैश क्या होगा, एसेट होंगे, वो हमारा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डेबिट। डेबिट क्या कहता है? इट इज रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ एन एसेट और एक्सपेंस और रिडक्शन टू लायबिलिटी और रेवेन्यू। यानी कि डेबिट ये शो करता है कि या तो एसेट की एडिशन हुई है, एसेट न्यू एसेट आया है, यानी कि एक्सपेंस हुआ है। और हमारा एसेट आया होगा, कैसे आया होगा? पहले उसका खर्चा किया होगा ना, या तो लायबिलिटी कम हुई होगी यानी कि रेवेन्यू कम हुआ होगा। ये क्या किया जाता है? लेफ्ट कॉलम में एंटर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्रेडिट का, क्रेडिट राइट साइड में एंटर किया जाता है और जो डेबिट होता है वो लेफ्ट साइड में एंटर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 24th टर्म है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये नाम से क्लियर हो रहा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यानी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट्स बनाना। कोई भी इट शोज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स इनकम, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की इनकम शो करना, एक्सपेंसेस दिखाना और नेट प्रॉफिट बताना ही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहलाता है। दोस्तों 25th टर्म है हमारे पास डेप्रिसिएशन, यानी कि किसी भी चीज की मूल्य में कमी आना। It represents decrease in value of assets due to usage, wear and tear. It represents how much value of an asset is being used. यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आना उसके यूसेज के कारण, wear and tear यानी कि ऐसे बड़े बड़े पेपर खराब हो जाते हैं या उसको जब यूज कर लेते हैं, जैसे हम बाय चांस कोई ट्रैक्टर हो या कोई मशीनरी हो हमारे बिजनेस में, तो जब हम उसको यूज करते हैं तो दिन ब दिन उसकी प्रोडक्शन में कमी आती जाती है, इसलिए ही उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मतलब कि कमी आना। ये बताता है कि एक एसेट को उसकी कितनी वैल्यू तक यूज कर लिया गया है, एक एसेट में से कितनी वैल्यू यूज कर ली गई है। तो नेक्स्ट मंथ 26 टर्म है डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या है? एक तरह का प्रॉफिट है जो भी हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। शेयर होल्डर्स में जब हम बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं? जितने भी उन्होंने शेयर्स उन्होंने खरीदे होते हैं, परचेज किए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको बांट देते हैं। और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें से नोट कर लीजिएगा कि डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है,
उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है और फिक्स्ड रेशियो में दिया जाता है। पर जो इक्विटी वाले होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो बाद में जो भी बच जाता है प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दिया जाता है सभी इक्विटी शेयर वालों को। पर जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उनको सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही दी जाती है। और जो कुछ अमाउंट ऐसे रिजर्व रख ली जाती है कि हमें इसको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में री इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं, कई बार रिटेन अर्निंग भी उसको कहा जाता है। 27th टर्म है हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमने एक पार्ट पहले डिस्कस किया था कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, तो ये पार्ट है हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो कि हम आगे भी एक अलग से चैप्टर है। डबल एंट्री बुक कीपिंग है कि इट रिक्वायर्स एंट्रीज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट की अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, यानी कि for every single transaction two corresponding entries in both accounts involved are recorded, यानी कि किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन जब हुई है, कोई एक ट्रांजैक्शन जब उसमें जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों के अकाउंट्स में अलग अलग एंट्री करना, उसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। तो 28th टर्म है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी क्या करती है? इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ कंपनीज ओनरशिप of any asset after any of liabilities associated with the asset are cleared, यानी कि इक्विटी ये शो रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी की किसी भी एसेट की ओनरशिप, यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू जब उसमें से जिस एसेट के रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्लियर कर दी जाती हैं। यानी कि कोई भी एक मशीनरी है उसके लिए अगर लोन लिया हो या उसके लिए कोई रिपेयरिंग करवाई हो, उसकी जो भी पेमेंट हो, लोन की पेमेंट हो, वो जब हमने पे कर दी, मतलब जो भी एसेट है वो लायबिलिटी फ्री हो गया, तो उसी को इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, तो इसी से फार्मूला निकल जाता है इक्विटी क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो दोस्तों 29th टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बताता है हमें? ये है कि इट गिव्स अस डिटेल अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट द सेट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि किसी भी एक फर्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या क्या रही पिछले सेशन में और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द सेट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जनरली ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि 31 मार्च को होता है, कहीं बार 31 दिसंबर को भी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको मैंने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें जो 3 कंपोनेंट्स थे आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जनरल लेजर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए ये एक सेकंड पॉइंट आ जाता है जनरल लेजर। जनरल लेजर है कि वेयर क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी कि एक तरह की बुक टाइप होती है जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स बने होते हैं और जिसमें क्रेडिट और डेबिट की ट्रांजैक्शंस अलग अलग लिखी जाती हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर सेट ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद फर्म्स आर रिकॉर्डेड हियर, यानी कि किसी भी फर्म के साथ जो भी इंडिविजुअल अकाउंट्स एसोसिएटेड होते हैं वो इसके पास जनरल लेजर में एक सेट ऑफ बना होता है, उनका पूरा पेज बाय पेज बना होता है, तो इसलिए इसको मास्टर सेट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ तक की थी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स ऑल द बेस्ट।